नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर ऑल एग्जाम जीएस। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इसमें हम जानने वाले हैं जो भी आपके क्वेश्चन बनेंगे प्रीलिम्स में और मेंस में भी, इसमें हमारा फोकस रहेगा। तो देखिए इस वीडियो हम देखने में हम क्या क्या देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट क्या होता है, उसमें जजों की क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए होती है और वह कौन कौन सी शपथ लेते हैं। उसके बाद देखेंगे सैलरीज एंड अलाउंसेस उनको क्या क्या दिए जाते हैं। उसके बाद हम देखेंगे सुप्रीम कोर्ट के जजों को किस प्रकार रिमूव किया जा सकता है। फिर हम देखने वाले हैं एक्टिंग चीफ जस्टिस क्या होते हैं। और उसके बाद हम देखेंगे अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जज किस प्रकार किया जाता है और रिटायर्ड जजों की क्या भूमिका होती है। उसके बाद हम देखेंगे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी क्या होती है। फिर हम देखने वाले हैं जुडिशन एंड पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो वीडियो को अंत तक देखें जिससे कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 124 से 147 पार्ट 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द सुप्रीम कोर्ट। देखिए जो भी आर्टिकल हमारे 124 से 147 तक दिए गए हैं पार्ट 5 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, वो सुप्रीम कोर्ट की पावर, ऑर्गेनाइजेशन, इंडिपेंडेंस, जुडिक्शन, प्रोसीजर ईटीसी, पार्लियामेंट कैन चेंज इट। देखिए उसके में सुप्रीम कोर्ट जो भी ये आर्टिकल बताएंगे उसमें बताएगा सुप्रीम कोर्ट की क्या क्या पावर रहेंगी, किस प्रकार काम करेगी, किस प्रकार उनकी स्वतंत्रता होगी कार्य करने की, उसमें दर्शाया गया है जो कि पार्लियामेंट द्वारा चेंज की जा सकती हैं। ठीक है। और इंडिया में जो अपना सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है, उसके नीचे हाई कोर्ट है, फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट है, ये सब एक ही इंस्टीट्यूशन है, कोई अलग अलग नहीं है। जैसे कि उत्तर प्रदेश की सरकार अलग है, राजस्थान की सरकार अलग है, ऐसा कुछ नहीं है। ये अलग अलग चीज़ हो गई है। लेकिन जो जो हमारे कोर्ट है जो आपस में इंटरकनेक्टेड है, इंटरलिंक्ड है। ठीक है। कभी आप सेटिस्फाइड नहीं है हाई कोर्ट के पहले तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है। ये सेंट्रल लॉ एज वेल एज स्टेट लॉ को फॉलो कराती हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं। अपॉइंटमेंट बाय द प्रेसिडेंट। सुप्रीम कोर्ट के जजों को प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किया जा सकता है। देखिए सुप्रीम कोर्ट जज अपॉइंटमेंट बाय प्रेसिडेंट। कंसल्टेशन चीफ जस्टिस समझ लिए क्या होता है। जो भी सुप्रीम कोर्ट के हमारे जज होते हैं उसका जो हेड होता है उसे हम चीफ जस्टिस के नाम से जानते हैं। देखिए जब भी आप सुप्रीम कोर्ट के जजों को अपॉइंटमेंट करेंगे तो चीफ जस्टिस का कंसल्टेशन मैंडेटरी हो जाता है, ज़रूरी उससे आपको कंसल्टेशन लेना पड़ेगा। अदर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जज एज ही डीम्स टू फिट हिम। और प्रेसिडेंट चाहे तो सुप्रीम कोर्ट के और जजों के या हाई कोर्ट के जजों को उनसे भी कंसल्ट कर सकते हैं अगर प्रेसिडेंट चाहे तो। जैसा कि आप जानते हैं इसके लिए कोई एग्ज़ाम तो नहीं होते हैं कि आपको सुप्रीम कोर्ट को जज बनना है तो आप एग्ज़ाम दे दीजिए अब बन जाइए। तो इसमें केवल कंसल्टेशन प्रोसीजर चलता है जो कि चीफ जस्टिस और जो भी जज होते हैं उनसे लिया जा सकता है। देखिए अगर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट खुद हो रहा हो तो किससे अब कंसल्ट किया जाएगा, तो अब कंसल्ट किया जाएगा जो भी उस टाइम जो चीफ जस्टिस रहे होंगे। ऐसा तो नहीं है कि मतलब हटा दिए जाएँ उसके बाद अपॉइंट किया जाएगा। उनके न्यू चीफ जस्टिस को अपॉइंट करने से पहले आपको प्रीवियस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट करना पड़ता है। देखिए इसको भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं और सेम प्रोसीजर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जज एज ही डीम्स टू फिट अकॉर्डिंग टू रूल। तो प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजों को भी अपॉइंट और उनसे भी कंसल्ट कर सकते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंटमेंट करने के लिए। उसके बाद हम आगे चलते हैं क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए। देखिए सबसे पहले इंडियन सिटीजन होना चाहिए और उसके बाद देखिए इन तीनों कंडीशन में कोई ये कंडीशन सेटिस्फाई है तो एज ए सुप्रीम कोर्ट का जज उसको अपॉइंट कर दिया जाएगा। देखिए या तो उसको हाई कोर्ट का एक्सपीरियंस होना चाहिए, हाई कोर्ट का जज होना चाहिए कम से कम 5 साल के लिए। ठीक है। या फिर एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट फॉर 10 ईयर्स, या तो वो हाई कोर्ट का एडवोकेट हो कम से कम 10 साल के लिए, इतना एक्सपीरियंस उसको मांगता ही मांगता है। या फिर डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट अकॉर्डिंग टू प्रेसिडेंट, या फिर प्रेसिडेंट ऐसे समझते हैं कि वो समझदार और एक जूरिस्ट है अच्छा वाला, फेमस भी है, तो भी उसको एज ए जज सुप्रीम कोर्ट का अपॉइंट किया जा सकता है प्रेसिडेंट द्वारा। देखिए जैसे कि संविधान में हमारे कोई मिनिमम एज रिक्वायरमेंट नहीं है तो हम कहेंगे नो मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बी ए जज ऑफ ए सुप्रीम कोर्ट। अब हम आगे चलते हैं ओथ। देखिए प्रेसिडेंट द्वारा इनको शपथ दिलाई जाती है या फिर अगर प्रेसिडेंट अगर बिजी हैं तो एनी अदर पर्सन डिस्क्राइब्ड बाय प्रेसिडेंट वो भी उनको शपथ दिला सकता है। जब शपथ मैंने लिख दी है तो उस शपथ में क्या क्या लेते हैं जो कि एग्जाम पॉइंट से बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है,
और आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसको देख सकते हैं कि वो क्या क्या शपथ लेती हैं। तो अब हम आगे चलते हैं। टेन्योर क्या होता है? जजों को टेन्योर मतलब कार्यकाल, किस कहाँ तक वो काम करेंगे। देखिए, रिटायर एट द एज ऑफ 65, 65 साल की उम्र पर रिटायर हो जाएंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं नॉर्मल नौकरी में 60 साल पर रिटायरमेंट होती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जजों की रिटायरमेंट 65 साल पर होती है। देखिए, मान लीजिए उनको रिजाइन करना है, तो रिजाइन करने के लिए कहाँ जाएंगे? प्रेसिडेंट को अपना रिजाइनेशन लेटर दे दें वो लोग और अपना रिजाइन ले लें। इनमें कोई बाउंडेशन नहीं है। देखिए, प्रेसिडेंट कैन रिमूव ए जज, प्रेसिडेंट जजों को रिमूव कर सकता है, लेकिन कब? जब पार्लियामेंट उनको रिकमेंडेशन करेगी फॉर रिमूव के लिए, तभी प्रेसिडेंट उसको रिमूव कर पाए। प्रेसिडेंट ऐसा नहीं है अपनी इच्छा से जब चाहते किसी जज को हटा देंगे, ठीक है, ऐसा नहीं होता। जब पार्लियामेंट रिकमेंडेड करेगी रिमूव के लिए तभी रिमूव किया जाएगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं सैलरी अलाउंसेस, उनको क्या क्या सैलरी दी जाती है। देखिए, फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के जजों की सैलरी 90,000 है, और चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो भी हेड होता है जजों का, उसकी सैलरी 1,00,000 है। देखिए, जब पार्लियामेंट द्वारा टाइम टू टाइम फिक्स की जाती है, और सैलरीज कैन नॉट बी रिड्यूस आफ्टर अपॉइंटमेंट कर उनकी सैलरी घटाई नहीं जाएगी, हमेशा बढ़ाई जाएगी। केवल एक केस होता है जिसमें उनकी सैलरी को रिड्यूस किया जा सकता है, वो होती है फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो कि आर्टिकल 360 के तहत मेंशन है। तभी इनकी सैलरी को आर्टिकल फाइनेंशियल इमरजेंसी, जब भी हमारे देश में कंगाली आ जाती है, गरीब, या फिर मान लीजिए कुछ भुखमरी हो जाता है या किसी ने हमला कर दिया, तो हमारा देश आर्थिक स्थिति से गुजर रहा है, तब फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा दी गई है। तो उस टाइम सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी को रिड्यूस किया जा सकता है। उस केस में सुप्रीम कोर्ट की जजों की सैलरी को रिड्यूस किया जा सकता है। उसके बाद देखिए, उनको फ्री अकोमोडेशन दिया जाता है, रहने के लिए जगह दी जाती है, अच्छा खासा उनको क्वार्टर दिया जाता है, कार दी जाती है आने जाने के लिए, टेलीफोन, मेडिकल फैसिलिटी, etc सब दिए जाते हैं। और देख, सबसे इंटरेस्टिंग चीज़, रिटायरमेंट के बाद भी 50% सैलरी के लिए एंटाइटल्ड होते हैं। जब ये रिटायर हो जाएंगे 60 के बाद, तो उनको 50% सैलरी उनको मिलती रहेगी। उसके बाद हम आगे चलते हैं रिमूवल प्रोसेस ऑफ जज, जो कि अपने आप में बहुत ही बड़ा कॉम्प्लिकेट बनाया गया है। तो देखिए, किस प्रकार हम किसी जजों को रिमूव करा सकते हैं। देखिए, प्रेसिडेंट, जैसे तो हम आपको बता चुका हूँ, प्रेसिडेंट किसी जज को तभी रिमूव कर सकते हैं जब पार्लियामेंट पास रिमूवल लेटर, जब पार्लियामेंट उनको रिकमेंडेशन करेगी प्रेसिडेंट को रिमूव करने, तभी प्रेसिडेंट रिमूव कर सकते हैं, विद सपोर्टेड बाय स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी के लिए मैं अलग से वीडियो बना लूँगा, आप उसमें समझ लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है वो आप वीडियो देखकर समझ सकते हैं। और देखिए, ग्राउंड ऑफ रिमूवल ओनली प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, केवल रिमूव कर रहे हो तो उसके लिए रीजन होना चाहिए। अब रीजन क्या हो सकता है? या तो मिसबिहेवियर किया गया हो, मतलब अपनी पावरों को मिसयूज किया गया हो, या फिर इनकैपेसिटी, अब बनने लायक नहीं है, ठीक है। केवल दो ही ग्राउंड हो सकते हैं इनको रिमूव करने के लिए, देखिए। और इसको जज इंक्वायरी एक्ट 1968, उसमें डिस्क्राइब किया गया कि जजों को किस प्रकार रिमूव किया जाएगा, किस प्रकार इम्पीचमेंट की जाएगी जजों की। तो देखिए, इनको हम 6 स्टेपों में समझते हैं। देखिए, रिमूवल मोशन मस्ट बी साइन बाय 100 मेंबर इन लोकसभा और 50 मेंबर इन राज्यसभा। रिमूवल मोशन, सबसे पहले समझ लीजिए मोशन क्या होता है। रिमोशन को आप इस प्रकार से समझ सकते हैं, सहमति। मान लीजिए हम चाहते हैं कि किसी जज को रिमूव करना है, और हम मान लीजिए लोकसभा के एमपी हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा? तो हमको 100, कम से कम लोकसभा के 100 मेंबरों को राजी होना पड़ेगा उस बात को चलाने के लिए कि हम जजों को रिमूव करना चाहते हैं, किसी भी जज को रिमूव करना चाहते हैं। तो लोकसभा में 100, और राज्यसभा के कैसे, तो उसमें 50 मेंबरों को द्वारा चाहिए। उसके बाद ये, जब मोशन 100 मेंबरों द्वारा साइन कर दिया जाएगा या फिर माना जाएगा, तो उसको स्पीकर द्वारा भेजा जाएगा, स्पीकर के पास भेजा जाएगा, और वो लोकसभा केस है। और अगर राज्यसभा का केस है तो उसके चेयरमैन के पास उसको भेजा जाएगा। तो देखिए, उसके बाद जो भी स्पीकर और या फिर चेयरमैन अगर उसको एडमिट कर ले मोशन को या फिर ना कर ले, वो उनकी इच्छा है। और उन्होंने मोशन को एडमिट कर लिया है, तो उसके बाद ये तीसरा स्टेप फॉलो होगा, जिसमें जो भी स्पीकर और चेयरमैन होंगे 3 मेंबरों की कमेटी को फॉर्म करेंगे। देखिए, उस कमेटी में 3 सदस्य कौन कौन होंगे। देखिए, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट से एक जज होगा। देखिए, या तो वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खुद हो सकते हैं, या फिर कोई और सुप्रीम कोर्ट का जज हो सकता है। और देखिए, दूसरा मेंबर कौन होगा?
चीफ जस्टिस ऑफ ए हाई कोर्ट होगा। इसमें हाई कोर्ट के जजों को नहीं लिया जाता है इस कमेटी में। देखिए चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट हो सकता है। और देखिए तीसरा मेंबर कौन होगा, वेल नोन जूरिस्ट और लॉयर, या तो कोई बहुत फेमस वकील हो, जूरिस्ट हो और जिसको कानून की अच्छी खासी समझ हो, वह उस कमेटी में हो सकता है। उसके बाद देखिए चौथा प्रोसीजर, इफ कमेटी अप्रूव मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। अरे कमेटी फाउंड करती है कि उसने मिसबिहेवियर किया है, मतलब अपनी पावर का मिसयूज किया है और इनकैपेसिटी वो बनने लायक नहीं है, देन हाउस कैन टेक मोशन फॉर फर्दर प्रोसेस। तो आगे की प्रोसेस के लिए उसको भेजा जा सकता है उस मोशन को। तो देखिए उसका फिफ्थ स्टेप फॉलो होगा, ए मोशन पास्ड बाय बोथ हाउस सेपरेटली। और मोशन दोनों हाउसों द्वारा पास किया जाता है विद स्पेशल मेजोरिटी होनी चाहिए, ठीक है, उस मोशन को पास करने के लिए। देन हम कह सकते हैं प्रेजेंट उसको रिमूव, जज को रिमूव कर सकता है। उसका दी स्टेप से होगा, सीधे प्रेजेंट ऑर्डर करेगा, जज को रिमूव होना पड़ेगा। लेकिन आप जान लीजिए अभी तक किसी भी जजों को इस प्रकार रिमूव नहीं किया गया, क्योंकि जो बनाया ही गया है इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है कि जहाँ तक आते आते नहीं, अभी तक किसी जज को रिमूव नहीं किया गया है। तो देखिए हम आगे चलते हैं। एक्टिंग चीफ जस्टिस ये क्या होती हैं? एक्टिंग मतलब समझ सकते हैं आप नकली, फिलहाल मतलब टेम्पररी समझ सकते हैं आप इसको। आप देखिए सुप्रीम कोर्ट जज अपॉइंटेड एज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट का जज है तो उनका हेड होता है, जैसे हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं। मान लीजिए उनका ऑफिस अभी वेकेंट है, मतलब खाली है, अभी वहाँ पर नहीं है, या फिर टेम्पररी absent है, अनएबल टू परफॉर्म ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस, कोई तबीयत खराब है उनकी या कुछ हो गया जिससे वो ऑफिस आ जा नहीं कर सकते, तो सुप्रीम कोर्ट किसी भी जज को प्रेसिडेंट चाहे तो एक्टिंग चीफ जस्टिस के तौर पर अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कंडीशन ये, इन तीनों कंडीशन में कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो तब। उसके बाद हम आगे चलते हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ ए एडहॉक जज। तो देखिए एडहॉक जज क्या होते हैं। देन लेक ऑफ क्वारम, क्वारम क्या होता है? क्वारम मान लीजिए, जैसे मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट में 35 जज हैं, ठीक है, तो मान लीजिए इसमें से 2 जज छुट्टी पर चले गए हैं या कुछ काम हो गया तो अपने ऑफिस नहीं आ सकते, अब बचे 33 जज। तो 33 जजों से काम चल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के वर्कलोड इतना होगा कि कोई इफेक्ट, ज़्यादा माइनर इफेक्ट पड़ेगा, बहुत ही माइनर। मान लीजिए इसमें से 15 जज छुट्टी पर चले जाते हैं या कुछ उनको कुछ काम पड़ जाता तो वो आ नहीं पाते ऑफिस, तो उस टाइम 35 की जगह 20 जज हो गए, तो सुप्रीम कोर्ट के काम पर बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि जज जितने चाहिए उतने सफिशिएंट नहीं है। तो ऐसे केसों में इसे हम बोलते हैं क्वारम, जब लेक ऑफ क्वारम, जितने चाहिए हमको कम से कम उतने नहीं है, तो ऐसे केसों में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होते हैं, जो भी जजों के हेड होते हैं, वो किसी भी हाई कोर्ट के जजों को एज ए हेड ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के तौर पर अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। वो जब भी लेक ऑफ क्वारम होता है तो किसी भी हाई कोर्ट के जजों को एज ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के तौर पर अपॉइंट किया जाता है, जो भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा। तो ऐसे जजों को हम एडहॉक जज कहते हैं। देखिए और इसके लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को प्रेसिडेंट की कंसल्ट लेनी पड़ेगी, जो कि रिक्वायर्ड है। देखिए और कंडीशन क्या होनी चाहिए, जो भी किसी भी हाई कोर्ट के जजों को आप एज ए सुप्रीम कोर्ट के जज और आप अपॉइंट करते हो तो उसमें क्वालिटीज होनी चाहिए उसको क्वालिफाई करने के लिए। जैसे मान लीजिए तो कम से कम हाई कोर्ट के जजों को 5 साल का एज ए हाई कोर्ट जज एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम। उसके बाद हम आगे चलते हैं, रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। देखिए इनके रिटायरमेंट के बाद के भी और फायदे हैं। देखिए ये आर्टिकल 128 के तहत आता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चाहे तो किसी भी रिटायर्ड जज से बोल सकते हैं फॉर टेम्पररी पीरियड, कुछ समय के लिए, टू एज ए वर्क एज ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। देखिए रिटायर हो गए कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जज, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चाहें तो रिटायर जज को वापस लाएं, उससे कहते हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट में जाके बैठिए आराम से, आपकी सेम पोजीशन दी जाएगी, सेम पावर मिलेगी एज ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो कि वो पहले थे। लेकिन बस इसमें कंडीशन क्या है, वो उनको सुप्रीम कोर्ट का जज समझा नहीं जाएगा, ही नॉट डीम्स टू बी ए सुप्रीम कोर्ट जज, लेकिन सब कुछ मिलेगा, पावर भी मिलेगी, सारा जो भी उनके फैसले होंगे सब माने जाएंगे, लेकिन बस उनको समझा नहीं जाएगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं, इंडिपेंडेंसी ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज।
देखिए, सुप्रीम कोर्ट की जज की इंडिपेंडेंसी, स्वतंत्रता होनी जरूरी है। जब तक वो स्वतंत्र नहीं रहेंगे जज वगैरह, तब वो अच्छे डिसीजन नहीं ले पाएंगे, या जब उन पर ऊपर से दबाव रहेगा तो वो डिसीजन नहीं ले सकती हैं। जब जैसे कि उनको जान का खतरा रहेगा, या फिर उनको डर रहे कि उनको कहीं नौकरी से नहीं निकाल दिया जाए, उनका इम्पीचमेंट ना हो जाए, उनकी सैलरी ना कट की जाए, ऐसा हुआ तो सुप्रीम कोर्ट के जज को स्वतंत्रता नहीं मिलेगी अपने फैसले सुनाने के लिए। तो देखिए, सबसे पहले होता है अपॉइंटमेंट ऑफ ए जज। सबसे पहले जान लीजिए, जजों का अपॉइंटमेंट होता है, इसके लिए कोई एग्ज़ाम नहीं होता है। जैसे कैबिनेट होता है अपना, पीएम अपने कैबिनेट के मंत्री खुद चुनता है, उसी प्रकार जो भी जुडिशरी के मेंबर होते हैं अपने आने वाले जजों को खुद ही चुनते हैं और प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। तो हम कह सकते हैं ये फ्री एंड फेयर होता है, इसमें कोई ऊपरी पॉलिटिकली नेचर का कोई मेल नहीं होता है, एकदम पॉलिटिकल फ्री होता है। ठीक है, उसका देखिए सिक्योरिटी, टेन और सिक्योरिटी, जो भी उनका जो कार्यकाल होगा उनको सिक्योर किया जाएगा, 65 साल की उम्र तक आप बने रहेंगे। लेकिन इम्पीचमेंट ओनली तभी किया जाता है जब वो मिसबिहेवियर करें, अपनी पावर को मिसयूज करें, या फिर इनकैपेसिटी, वो बनने लायक नहीं होंगे उस टाइम। और देखिए, सैलरी चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, उनकी सैलरी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से होती है, जो रिड्यूस नहीं की जा सकती है। उसके बाद देखिए, पावर टू पनिश फॉर इट्स कॉन्टेम्प्ट, पावर टू पनिश फॉर इट्स कॉन्टेम्प्ट, जो भी अगर कोई भी सिटीजन उनकी डिसीजन को नहीं मानता है तो उसको पनिश कर सकते हैं, फाइन लगा सकते हैं, जेल में डाल सकते हैं। ठीक है, तो उससे इनका फ्री एंड फेयर बोल सकते हैं, इनको पावर दी गई है। तो देखिए, कंडक्ट ऑफ जज कैन नॉट बी डिस्कस, जो भी जजों द्वारा काम किए जाएंगे या फैसले सुनाए जाएंगे पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर में डिस्कस नहीं होते हैं। सबसे पहले आप ये जान लीजिए। उसके बाद देखिए, जूडिक्शन एंड पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। देखिए, ये भी अपने आप में बहुत लंबा टॉपिक है, लेकिन चलो इसी वीडियो में हम इसको कंटिन्यू रखते हैं। देखिए, जूडिक्शन वर्ड क्या होता है? जूडिक्शन से आप समझ सकते हैं मतलब कहाँ तक इसकी पहुँच है। मतलब हम कह सकते हैं, जो हिंदी में बोले तो सुप्रीम कोर्ट की औकात और पावर क्या है, मतलब कहाँ तक ये फैसले सुना सकती है। तो देखिए, गारंटियर ऑफ फंडामेंटल राइट, ये आपके फंडामेंटल राइटों को हानि होने से बचाती है। इसके लिए ये 5 प्रकार के राइटों को भी इशू करती है। देखिए, और फाइनल इंटरप्रेटर एंड गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में कभी भी कोई बात होती है तो ये कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करती है कि संविधान में ऐसा लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ मोर पावर देन एनी अदर कोर्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन द वर्ल्ड, ये अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा गया। इसको आप अपने मेंस आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं। देखिए, इसके जूडिक्शनों को 7 पार्टों में डिवाइड कर सकते हैं। तो हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे ओरिजिनल जूडिक्शन। देखिए, ओरिजिनल जूडिक्शन, इसका मतलब सिर्फ एक्सक्लूसिव, केवल सुप्रीम कोर्ट को ही हक है, किसी और को हक नहीं है। देखिए, अगर सेंटर गवर्नमेंट और अलग सेंट्रल गवर्नमेंट अगर किसी भी राज्य से और ग्रुप ऑफ राज्य से वन और मोर स्टेट डिस्प्यूट हो जाता है तो जो डिस्प्यूट के लिए सुप्रीम कोर्ट में ही सॉल्व होगा। या फिर किसी एक साइड में मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट है और उसके साथ कुछ स्टेट हैं, कुछ राज्य उसके साथ मिले हुए हैं, और दूसरी साइड में या तो कोई सिंगल स्टेट है या फिर ग्रुप ऑफ स्टेट है, वो अलग साइड में, तो अभी उनका जो डिस्प्यूट होगा वो सुप्रीम कोर्ट में ही रिजॉल्व होगा, कहीं और रिजॉल्व नहीं होगा। या फिर डिस्प्यूट बिटवीन 2 स्टेट और मोर स्टेट, वो भी सुप्रीम कोर्ट में ही रिजॉल्व होगा। ठीक है, लेकिन शर्त ये होनी चाहिए कि वह क्वेश्चन ऑफ लॉ होना चाहिए, उसमें कानून के बारे में ही पूछा गया हो, पॉलिटिकल नेचर का इसमें डिस्प्यूट नहीं सुनती सुप्रीम कोर्ट में, कोई भी पॉलिटिकल नेचर का डिस्प्यूट सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनती। उसके बाद हम आगे चलते हैं राइट जूडिक्शन। इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना दिया, ऊपर दिख रहा है आई टैब में, आप जा सकते हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइटों को बचाने के लिए 5 प्रकार के राइट को इशू करती है। देखिए, लेकिन आप ध्यान रखिएगा, इससे आपका एक एमसीक्यू क्वेश्चन जरूर बनता है। राइट जूडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज वाइडर, सुप्रीम कोर्ट का जो राइट जूडिक्शन होता है वो नहीं, वो हाई कोर्ट का राइट जूडिक्शन जो है ना सुप्रीम कोर्ट से बेटर होता है, क्योंकि जो हाई कोर्ट भी ये 5 प्रकार राइटों को इशू करता है, लेकिन साथ साथ वो
एक और राइट इशू कर सकता है किसी भी प्रोसीजर के लिए, तो उसे हम कह सकते हैं हाई कोर्ट का राइट जुरिडिक्शन। इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना दिया, आप पर जाकर देख सकते हैं, और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आपको डिटेल में समझता है। हम आगे चलते हैं। फिलहाल तो देखिए, अपीलेट जुरिडिक्शन। सुप्रीम कोर्ट इज प्राइमरी कोर्ट ऑफ अपील एंड हेयर अपील अगेंस्ट सबऑर्डिनेट कोर्ट। जो भी छोटे मोटे कोर्ट होते हैं या फिर हाई कोर्ट उसके नीचे वाले कोर्ट होते हैं, और अगर आप उसके फैसले से सेटिस्फाई नहीं तो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। तो देखिए, 4 प्रकार की अपीलों में इसको क्लासीफाई किया जा सकता है। जब कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में अपील हो, सिविल मैटर हो या क्रिमिनल मैटर हो या फिर स्पेशल लीव हो। स्पेशल लीव को हम अच्छे से समझेंगे, तो चलिए हम एक एक करके इनको समझते हैं ये क्या होती है। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जब भी हाई कोर्ट को लगता है कि ये एक कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ है दैट रिक्वायर्ड इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, भी हाई कोर्ट को लगता है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट को बताना पड़ेगा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में इसका प्रोसीजर क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन इसके बारे में क्या कहता है, तब वह सुप्रीम कोर्ट को इस मैटर को भेज देगा। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट अपने कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन करेगा और सुनवाई करेगा। उसके बाद देखिए, सिविल मैटर में क्या होता है, जब हाई कोर्ट सर्टिफाई करता है कि वो सबस्टेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है और नीड टू बी डिसाइडेड बाय सुप्रीम कोर्ट। जब हाई कोर्ट जब बता देता है कि ऐसे केस हम नहीं ले पाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में भेज देता है खुद ही, तब सिविल मैटरों में। देखिए, उसके बाद आगे चलते हैं क्रिमिनल मैटर में क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट हियर्स क्रिमिनल मैटर इफ हाई कोर्ट स्टॉप रिलीजिंग ऑर्डर, और हाई कोर्ट स्टॉप कर देता है रिलीजिंग ऑर्डर और सेंटेंस दैट, और हाई कोर्ट आपको जमानत नहीं दे रहा है या फिर आपको मृत्यु की सजा दे दिया, तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। और हाई कोर्ट अगर सर्टिफाई कर देता है कि चलो आप सेटिस्फाई नहीं हो तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, उस केस में आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अपील बाई स्पेशल लीव। स्पेशल लीव, देखिए स्पेशल लीव समझ सकते हैं, जो एक स्पेशल मैटर है, सुप्रीम कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है। और आपको कहीं से भी, चाहे सबऑर्डिनेट कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, कैसे भी कोर्ट द्वारा अगर आपको किसी ने जजमेंट सुनाया है, आप सुप्रीम कोर्ट गए, तो सुप्रीम कोर्ट की इच्छा है वो आपकी बात सुने या ना सुने, चाहे वो कैसा भी मैटर हो, तो हम उसे बोलते हैं स्पेशल लीव। सुप्रीम कोर्ट ने आपको स्पेशल लीव दे दी है, आप अपनी बात रख सकते हैं वहाँ पर उस मामले में। लेकिन ऐसा मिलिट्री केसों में नहीं होता, मिलिट्री कोर्ट और मार्शल कोर्टों में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उनके तो अलग ही रूल होते हैं, अलग ही नियम होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में उसमें कोई भी बीच में आने का कोई भी उनका काम ही नहीं है। इसके बाद हम आगे चलते हैं एडवाइजरी जुडिक्शन। इससे आपका एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है, जो कि आर्टिकल 143 के तहत आता है, एडवाइजरी जुडिक्शन। तो देखिए, प्रेसिडेंट को कभी भी लगता है कि उसको किसी भी मैटर पर सुप्रीम कोर्ट के जजों की राय चाहिए, कोई भी मैटर हो सकता है, चाहे क्वेश्चन ऑफ लॉ का कोई भी मैटर हो या फिर कोई भी पब्लिक इम्पोर्टेंस का हो। तो देखिए, जब भी कोई ऐसा मैटर होता है, प्रेसिडेंट को चाहिए सुप्रीम कोर्ट के लीगल एडवाइस चाहिए, तो प्रेसिडेंट को तो सुप्रीम कोर्ट से ले सकता है। अगर वो क्वेश्चन ऑफ लॉ है और फैक्ट इन पब्लिक इम्पोर्टेंस है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको राय दे सकती है और नहीं भी दे सकती है, कोई कंपलसरी नहीं है। और देखिए, ऑन द मैटर ऑफ प्री कॉन्स्टिट्यूशन एग्रीमेंट और ट्रीटी, अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन से पहले कोई एग्रीमेंट और ट्रीटी है, तो सुप्रीम कोर्ट उसमें राय अपना जुडिक्शन जरूर देना पड़ेगा प्रेसिडेंट को। तो इससे आपका दोनों के क्वेश्चन बनते हैं। अगर प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटी है, एग्रीमेंट, तो उसमें मस्ट गिव देनी पड़ेगी, और पब्लिक इम्पोर्टेंस में क्वेश्चन ऑफ लॉ तो सुप्रीम कोर्ट मे और मे नॉट गिव। ठीक है, इससे आपका एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखिएगा हमेशा। और देखिए, नेचर ऑफ ओपिनियन सुप्रीम कोर्ट के जजों का वो ओनली एडवाइजरी होगा। ठीक है, तो प्रेसिडेंट उसको चाहे तो फॉलो करे या ना करे, ये प्रेसिडेंट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, इससे आपका एमसीक्यू क्वेश्चन जरूर बनेगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं। एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब होता है एक कोर्ट वेयर एक्ट एंड जुडिशरी प्रोसीडिंग आर एंड नॉट फॉर परपेचुअल मेमोरी। देखिए, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का हम कह सकते हैं जो भी जुडिशल की प्रोसेसिंग होती है कि कहाँ सुनवाई हुई, किस केस में क्या फैसला सुनाया गया, उसको परपेचुअल मेमोरी के लिए उसको रखा जाता है। और
उसको अपने कोई भी उसका कंटेम्प्ट करता है उसके ऑर्डर को या फिर फॉलो नहीं करता है उसके नियमों को, तो उसको कॉन्टेम्प्ट के लिए वो फाइन कर सकती है, उसको जेल में भी डाल सकती है। ठीक है, जो भी सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 129 के तहत आता है और हाई कोर्ट के 125 में आता है, वो 215 में आता है। तो इसको आप अपने मेन आंसर राइटिंग में लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए चलते हैं, जुडिशियल रिव्यू क्या होता है। पावर टू रिव्यू और एग्जामिन द चेकिंग द constitutionality ऑफ लेजिस्लेटिव इशू इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। जब भी कोई सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कोई भी नियम या लॉ लागू करती है, तो जुडिशियल रिव्यू के तहत सुप्रीम कोर्ट वगैरह उसको चेक करते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध तो नहीं है, इससे किसी के फंडामेंटल राइटों को हनन तो नहीं हो रहा है। और सुप्रीम कोर्ट को पता चलता है कि ये आपके फंडामेंटल राइट के विरुद्ध है, तो उसको नल एंड वॉइड डिक्रीट करने का उसको पूरा पूरा अधिकार है। ठीक है, उसको इलीगल डिक्लेयर कर दिया जाएगा, उस लॉ को मान्यता नहीं दी जाएगी। तो देखिए, और अदर पावर क्या होती है सुप्रीम कोर्ट की। एक्सक्लूसिव पावर, देखिए जब प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के कभी भी इलेक्शन में डिस्प्यूट हो जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट इसको सॉल्व करती है। और इंटरप्रेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का केवल इसी को पावर दिया गया है। देखिए आर्टिकल 139 है, ये भी इंपॉर्टेंट होता है, इससे भी आपका क्वेश्चन बनता है। देखिए, ट्रांसफर केसेस फ्रॉम हाई कोर्ट टू सुप्रीम कोर्ट। जब भी सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि ये केस नेशनली इम्पोर्टेंट है, तो हाई कोर्ट से उसको ट्रांसफ़र अपने पास कर लेती है और उस पर फैसला सुनाती है। देखिए, जुडिशियल हेड ऑफ ऑल सबऑर्डिनेट कोर्ट, ये ऑल सबऑर्डिनेट कोर्ट का जुडिशियल हेड है अपना सुप्रीम कोर्ट। देखिए, पावर टू रिव्यू एंड चेंज इट्स साउंड जजमेंट। देखिए, वो रिव्यू कर सकती है और अपने जजमेंट को चेंज भी कर सकती है कभी भी। जैसे मान लीजिए 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अलग स्टेटमेंट दिया और जब 1980 आई तो सुप्रीम कोर्ट ने अलग स्टेटमेंट दिया, तो दोनों के डिफर कर सकता है दोनों के जजमेंट। तो सुप्रीम कोर्ट कह सकती है कि मेरा पहला वाला जजमेंट गलत था और ये मैंने 1980 में जो जजमेंट दिया वो मेरा सही है। तो देखते हैं आगे। बस आपके लिए इतना ही है। वीडियो पसंद आई हो तो आप सब्सक्राइब ना करें लेकिन लाइक ज़रूर करें। मैं आपसे यही कहूँगा, अगर आपकी वीडियो को थोड़ा सा भी समझ में आए तो आप लाइक ज़रूर करके जाएँ और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।